15 अगस्त 1947 को जैसे ही अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से भारत का विभाजन किया और चले गए, पूरा देश खुशी से झूम उठा। हालांकि ब्रिटिश ताज के तहत अर्धस्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली रियासतें पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुई थीं। दरअसल हैदराबाद रियासत आज़ादी के काफी बाद देश में शामिल हुई और यह स्वैच्छिक नहीं था। इस कार्य के लिए भारतीय सेना को भेजना पड़ा। अपने अंतिम निजाम उस्मान अली खान द्वारा संचालित हैदराबाद राज्य भारत में सबसे बड़ा था। यह 82,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला था, जिसमें पूरा तेलंगाना, महाराष्ट्र के 5 जिले और कर्नाटक के 3 जिले शामिल थे। इसकी आबादी लगभग 1.6 करोड़ थी, जिसमें से 85% हिंदू थे और 10% से कुछ अधिक मुस्लिम थे। लगभग 43% लोग तेलंगाना क्षेत्र में रहते थे। महीनों के विचार विमर्श और मीर उस्मान अली खान के साथ बातचीत विफल होने के बाद भारत सरकार ने अंततः हैदराबाद की तत्कालीन रियासत को बलपूर्वक भारत में मिलाने या विलय, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, के लिए अपनी सेना भेजने का फैसला किया। इसकी शुरुआत 13 सितंबर 1948 को हुई और लगभग 5 दिनों में 17 सितंबर को इसका समापन हुआ। हैदराबाद के खिलाफ सैन्य आक्रमण का नेतृत्व भारत के जे.एन. चौधरी ने किया था। इसे स्थानीय भाषा में ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई कहा जाता है। इसने दशकों बाद भी मुसलमानों के मानस पर गहरे घाव छोड़े हैं, क्योंकि इसके बाद हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा सेना भेजने का एक अन्य प्रमुख कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेतृत्व वाला तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष 1946 से 51 था। यह मूलतः हैदराबाद राज्य में सामंती जमींदारों के खिलाफ एक किसान विद्रोह था। इसकी शुरुआत 1946 में बहुत पहले हो गई थी। कम्युनिस्टों के कब्जे से सावधान होकर भारत सरकार भी कम्युनिस्ट आंदोलन को कुचलना चाहती थी, जो 1951 तक जारी रहा। सीपीआई ने 21 अक्टूबर 1951 को इसे बंद कर दिया और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी से लेकर 1 साल तक का पूरा घटनाक्रम एक तेजी से बढ़ते उपन्यास की तरह सामने आया। हैदराबाद को स्वतंत्र रखने के उस्मान अली खान के फैसले को भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिलीं। ऑपरेशन पोलो से गुजरने वाले कई पुराने लोगों ने यह भी कहा कि राज्य पर आर्थिक नाकेबंदी लगाई गई थी। ऑपरेशन पोलो के 74 साल बाद आखिरी निजाम के फैसलों का असर अभी भी उनके लोगों को परेशान कर रहा है। इसने दक्षिणपंथियों को उनका नाम बदनाम करने और देश में मुसलमानों को देशद्रोही बताने का एक कारण भी दे दिया है। 1948 में हैदराबाद राज्य सेना और मुख्य खिलाड़ी निजाम के अलावा महत्वपूर्ण नाम थे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल, हैदराबाद में भारत के एजेंट जनरल के.एम. मुंशी, हैदराबाद के अंतिम प्रधानमंत्री लायक अली, एमआईएम अध्यक्ष और रजाकारों के प्रमुख कासिम रजवी, कांग्रेस नेता स्वामी रामानंद तीर्थ और बरगुला रामकृष्ण, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रवि नारायण रेड्डी, मखदूम मोहिउद्दीन, पी. सुंदरिया और अन्य, और अंत में हैदराबाद राज्य सेना के अंतिम सैन्य कमांडर सैयद अहमद अल एड्रोस। उन सभी लोगों में से जो ऑपरेशन पोलो से पहले के दिनों में सीधे तौर पर शामिल थे, वह शायद सैयद अहमद अल एड्रोस हैं, जिन्होंने शायद यह महसूस करके अधिक लोगों की जान बचाई कि हैदराबाद राज्य की सेना का भारतीय पक्ष से कोई मुकाबला नहीं था। हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली के यह कहने के बावजूद कि निजाम का राज्य भारत की ताकत का मुकाबला करने में सक्षम होगा, एड्रोस ने अपनी पूरी समझदारी से जमीनी स्थिति को समझने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। यह कहना कठिन होगा कि यदि हैदराबाद राज्य ने वास्तव में भारतीय सेना के विरुद्ध अपनी सेनाएं खड़ी कर दी होती तो क्या होता। असल में एड्रोस ने जमीनी हकीकत को समझने के बाद युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मानने का फैसला कर लिया है। यह खबर पहुंचने के बाद कि 13 सितंबर को भारतीय सेना ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, हैदराबाद पक्ष को 3 मील पीछे हटने के लिए कहा गया था। और कमांडर इन चीफ के रूप में मैंने भारतीय सेना के साथ किसी भी टकराव से बचने के लिए सीमाओं से 3 मील के भीतर सैनिकों को हटा लिया था, जो पहले से ही सीमाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मीर लायक अली और उनके कैबिनेट मंत्री हैदराबाद की सशस्त्र सेनाओं के निपटारे पर निर्णय लेने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें लगा कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। उन्होंने हैदराबाद की तथाकथित सुरक्षा को अपने हाथों में लेना सबसे अच्छा समझा और रजाकारों को संगठित करो, एड्रोस अपने संस्मरणों में कहते हैं। हमें प्रत्येक व्यक्ति की लिखी पुस्तकों के आधार पर घटनाओं के संस्करण की झलक मिलती है। एड्रोस इस जमीनी हकीकत को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या हैदराबाद भारतीय सेना से मुकाबला करने में दूर दूर तक सक्षम था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उस्मान अली खान भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे,
और एक अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण राज्य के राजा थे, जब तक कि आज़ादी के बाद हैदराबाद के भाग्य की पृष्ठभूमि में चीजें उबलने नहीं लगीं। हैदराबाद राज्य की पृष्ठभूमि। हालांकि 1947 में अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से भारत छोड़ दिया, लेकिन इसने रियासतों और उनके राजाओं को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया। उस्मान अली खान जम्मू कश्मीर के हरी सिंह जैसे मुट्ठी भर राजाओं में से एक थे, जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। आखिरकार, वह सबसे बड़ी रियासत, हैदराबाद के राजा थे, जिसमें 1948 में 16 जिले, तेलंगाना में 8, महाराष्ट्र में 5 और कर्नाटक में 3 शामिल थे। जबकि 1940 के दशक तक हैदराबाद एक शहर के रूप में कमोबेश सभी आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ एक राजधानी था, इसका एक स्याह पक्ष भी था, खासकर तेलंगाना के जिलों में। ग्रामीण क्षेत्रों पर राज्य द्वारा नियुक्त जागीरदारों, जमींदारों द्वारा अत्यधिक अत्याचार किया जाता था, जिनका मुख्य कार्य किसानों से राजस्व, कर और लगान एकत्र करना और इसे राज्य को देना था। जागीरदार परोपकारी या दयालु होने के अलावा कुछ भी नहीं थे। दरअसल, उस चरम सामंती उत्पीड़न के कारण तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष 1946 से 51 भी हुआ, जो ऑपरेशन पोलो के बाद भी जारी रहा। ग्रामीण तेलंगाना में वेट्टी चाकिरी, बंधुआ मजदूरी भी आम बात थी, जिसमें निचली जाति के लोगों को ऊंची जातियों और जमींदार वर्ग की सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे भी अधिक, निजाम के पास स्वयं राज्य की 10% भूमि का सीधा स्वामित्व था, जबकि इसमें से 60% राजस्व भूमि, दीवानी थी और 30% जागीरदारों के अधीन थी। तेलंगाना पीपुल्स स्ट्रगल और उसका पाठ पी. सुंदर्या। बंधुआ मजदूरी और जबरन वसूली को विद्रोह के पीछे मुख्य कारण माना जाता है, जो 1946 में शुरू हुआ और आधिकारिक तौर पर 1951 में समाप्त हुआ, जब तक कि कम्युनिस्टों ने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। उस समय तेलंगाना के कुछ सबसे बड़े सीपीआई नेता मखदूम मोहिउद्दीन, रवि नारायण रेड्डी, अरुतला कमला देवी चौधरी थे। राजेश्वर राव आदि, रजाकार और कासिम रजवी। 1946 में हालात पूरी तरह से बदल गए, जब लातूर, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के एक वकील सैयद कासिम रजवी के रूप में हैदराबाद राज्य में एक अलग समानांतर राजनीतिक शक्ति उभरी, जिन्होंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शासन संभाला। 1927 में शुरू हुआ, 1946 में, 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद। जंग एमआईएम के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थे और एक सम्मानित व्यक्ति थे। अगर उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों, संदिग्ध जहर में नहीं हुई होती तो क्या होता, यह कहना मुश्किल है। पुलिस कार्रवाई के पीछे एक बड़ा कारण कट्टर कासिम रजवी को माना जाता है, जिसने रजाकार, स्वयंसेवक, मिलिशिया की शुरुआत की और अत्याचारों में लिप्त रहा। रजवी के साथ मुद्दा उनकी हिंसा थी। दिवंगत लेखक उमर खालिदी ने अपनी मौलिक पुस्तक हैदराबाद आफ्टर द फॉल में लिखा है कि रजावी के आरोप के तहत संगठन एमआईएम बहुत जल्दी एक उग्रवादी और कुछ हद तक उन्मादी पार्टी बन गया, बिना किसी कारण के, दोनों भावना से फांसीवादी होने का आरोप लगाया गया। और संरचना। भारतीय सेना की बढ़त। एल एड्रोस द्वारा रचित हैदराबाद ऑफ द सेवन लोव्स के अनुसार, नालदुर्ग में सबसे पहले पठान सैनिकों की एक कंपनी को झटका मिला था, क्योंकि जब भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य में मार्च करना शुरू किया तो वह समय पर पीछे नहीं हटी। उसके बाद उसी क्षेत्र में तुलजापुर में एक अन्य पैदल सेना कंपनी को भी हताहत होना पड़ा और यह हैदराबाद राज्य सेना द्वारा लड़ी गई कुल लड़ाई के बराबर थी। भारतीय सेना ने बॉम्बे हैदराबाद मुख्य सड़क से हैदराबाद में प्रवेश किया और अंततः ऑपरेशन पोलो को समाप्त कर दिया। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस निराशाजनक स्थिति में हम थे और आगे बढ़ती भारतीय सेना के साथ हमारे सैनिकों की कोई भी झड़प केवल अपराध बोध और शायद आत्मसमर्पण की कठिन शर्तों को जन्म देती, गेड्रूस ने लिखा, जिन्हें अंततः कुछ समय के लिए भारत सरकार द्वारा जेल में डाल दिया गया था, महीनों तक, जब तक एक जांच से उसका नाम साफ नहीं हो गया। एड्रोस के अनुसार, रजाकारों को बीदर में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जहां उन्होंने भारतीय सेना से मुकाबला करने की कोशिश की थी। कासिम रजी के कई साथी कथित तौर पर भाग गए और अपने हथियारों के साथ अपनी वर्दी स्थानीय झीलों में फेंक दी। वास्तव में हैदराबाद राज्य के लिए लड़ने वाला शायद ही कोई था। दरअसल, सीपीआई के नेतृत्व वाला तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष कितना मजबूत था, इसका अंदाजा हमें एड्रोस की ही किताब में मिलता है। वह लिखते हैं कि वामपंथी नियंत्रण वाले तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में मजबूत खुफिया जानकारी थी और उनकी बदौलत कानून व्यवस्था भी नियंत्रण में थी। कई लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि भारतीय सेना 1951 तक किसान विद्रोह को दबाने के लिए तेलंगाना, हैदराबाद राज्य
में तैनात थी। हालांकि इसे 21 अक्टूबर को सीपीआई द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद पार्टी ने लोकतांत्रिक मार्ग अपनाया और 1951 से 52 के पहले चुनावों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के माध्यम से चुनाव लड़ा। ऑपरेशन पोलो के बाद ऑपरेशन पोलो का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जेएन चौधरी ने 18 महीने के लिए हैदराबाद के सैन्य गवर्नर के रूप में पदभार संभाला, जिसके बाद पहले आम चुनाव तक एम.के. वेलोडी के तहत एक प्रांतीय सरकार अस्तित्व में रही। गौरतलब है कि आखिरी निजाम को 1950 में राज प्रमुख बनाया गया था, जबकि रजवी को गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग एक दशक के लिए जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान जाने की अनुमति दी गई थी।